हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम पावर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में जानेंगे। वैसे तो हम लोग बेसिकली देखो दोनों के पावर्स के बारे में समझेंगे, ठीक है। पावर्स ऑफ लोकसभा भी समझेंगे, पावर्स ऑफ राज्यसभा भी समझेंगे और दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या समझा? ओवरऑल पूरी की पूरी पार्लियामेंट के जनरल फंक्शंस क्या होते हैं, जनरल पावर्स क्या होती है वो समझ लिया, है ना। लॉ मेकिंग पावर के बारे में समझा, फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरीके से होता है, जुडिशियल पावर्स क्या है ना, डिबेटिंग फंक्शन, ये सारे फंक्शंस तो हमने ओवरऑल पार्लियामेंट के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए सारे के सारे फंक्शंस तो कर लिए। बट अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि जब हम दो हाउसेस की बात करते हैं, लोकसभा राज्यसभा की, सो देर इज सम डिफरेंस बिटवीन द पावर्स ऑफ द टू हाउसेस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा की जो पावर्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम है बहुत सारे एस्पेक्ट में, नहीं, सेम नहीं है। बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर कंपैरेटिवली लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, एंड कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ पर राज्यसभा को कुछ स्पेशल पावर्स दी गई है, ठीक है। तो वो डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों की पावर्स के रिगार्डिंग, वो उन डिफरेंस को ही हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पावर्स ऑफ लोकसभा के बारे में जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो पावर्स ऑफ लोकसभा के बारे में दिया हुआ है, दैट इट मेक्स लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट, कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी बिल एंड द नॉन मनी बिल, ठीक है। काफ़ी नए शब्द हमारे सामने आए, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, मनी बिल, नॉन मनी बिल, है ना। पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करेंगे इनके बारे में, फिर उसके बाद हम आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ चलेंगे। यूनियन लिस्ट देखो क्या होता है, हमारे पास जो 7th शेड्यूल है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में काफ़ी सारे शेड्यूल हैं, ठीक है। तो उसमें से जो हमारा 7th शेड्यूल है वो क्या बताता है? 7th शेड्यूल में हमारी जो पावर्स है, सेंटर के पास कौन कौन सी पावर है, स्टेट के पास कौन कौन सी पावर है, ये डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है और इसके अकॉर्डिंगली 3 लिस्ट बनाई जाती है, ठीक है। पहली लिस्ट कौन सी होती है? यूनियन लिस्ट। दूसरी लिस्ट कौन सी होती है? स्टेट लिस्ट। तीसरी लिस्ट कौन सी होती है? कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स लिखे रहेंगे, जैसे डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे सब्जेक्ट्स के ऊपर कानून कौन बनाएगा? यूनियन, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी तरफ जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है, तो स्टेट लिस्ट में भी काफ़ी सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पुलिस, ठीक है, वाटर, अदर इंपॉर्टेंट कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट लिखे हुए होते हैं उन पर कानून कौन बना सकता है? केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। सिमिलरली तीसरी लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि एजुकेशन एक कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, इस पर कानून दोनों बना सकते हैं, यूनियन एज वेल एज स्टेट, यानी कि केंद्र सरकार भी राज्य सरकार भी, दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? जो कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है, उस पर कानून दोनों के दोनों बना सकते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट की तरफ मूव करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो ये कह रहा है कि लोकसभा क्या करेगी? लोकसभा यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के ऊपर क्या बना सकती है? कानून बना सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है जो हमने अभी अंडरस्टैंड भी कर लिया। सिमिलरली दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है एंड इनैक्ट किया जा सकता है, यानी कि बनाया जा सकता है। किस चीज़ पर क्या चीज़ बनाई जा सकती है, क्या चीज़ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है? सो दे कैन इंट्रोड्यूस एंड इनैक्ट मनी बिल एंड नॉन मनी बिल्स। नाम से ही देखो समझ में आ रहा होगा, मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब हो गया पैसा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को पैसा किस लिए चाहिए? गवर्नमेंट को पैसा चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, है ना। वेलफेयर स्कीम्स लेकर के आनी है, फ्री एजुकेशन देनी है, फ्री हेल्थ देना है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इतने सारे लेकर के आने हैं, कहीं मेट्रो चलानी है, कहीं पर बुलेट ट्रेन चलानी है, इतनी सारी चीज़ें हो रही है, तो सबके लिए पैसा चाहिए। तो ऐसे बिल्स गवर्नमेंट के जो मनी रिलेटेड मैटर, मनी में आ गया दो इंपॉर्टेंट चीज़ कि गवर्नमेंट पैसा लेकर के कहाँ से आएगी, ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम का सोर्स क्या होगा, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ गवर्नमेंट जहाँ से पैसा लेकर आ रही है उसके बाद वो खर्चा कहाँ पर करेगी, ठीक है, उसके बाद वो एक्सपेंडिचर कहाँ करेगी। ये सारे के सारे ऐसे बिल्स जिसमें या तो इनकम के बारे में बात हो रही है गवर्नमेंट की, या एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग कोई भी बात हो रही है, ये सारी चीज़ें ये सारे बिल्स को कहते हैं हम लोग सिंपल से मनी बिल, ठीक है। तो सिंपल शब्द है मनी बिल। बाकी इसके अलावा जितने भी बिल्स है ना जिसमें पैसों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, जिसमें इन्हें बताया गया, जिसमें कुछ भी कोई भी मैटर पैसे से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो सारे के सारे मनी बिल्स, सारे के सारे वो बिल्स जो होते हैं उनको हम नॉन मनी बिल्स कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? मनी बिल्स यानी कि गवर्नमेंट पैसा कहाँ से ला रही है, कितना खर्चा करेगी, सारा पैसे से जुड़ा हुआ मैटर मनी बिल्स, ठीक है। दूसरा क्या है, इसके अलावा जो बाकी सारे बिल्स होते हैं, क्योंकि उनमें कोई मनी रिलेटेड मैटर नहीं होता, तो इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन मनी बिल्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं ना, जब भी हम मनी बिल की बात करते हैं, तो लोकसभा के पास कंपैरेटिव टू राज्यसभा ज़्यादा पावर होती है। क्या पावर है भाई? लोकसभा के पास ज़्यादा पावर क्यों है और क्या एक्स्ट्रा पावर है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़, मनी बिल का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मनी बिल को जब पहली बार लेकर आया जाएगा तो केवल और केवल लोकसभा में ही लेकर आया जाएगा।
राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा में मनी बिल का इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। पहली चीज़ यहाँ पर ये डिफरेंस है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मनी बिल में अगर कोई अमेंडमेंट करना है, ठीक है, कोई पॉलिसी है, सपोज कोई पॉलिसी है एक पर्टिकुलर बिल में, मनी बिल में, वो पॉलिसी को चेंज करना है तो केवल लोकसभा चेंज कर सकती है, ठीक है, राज्यसभा चेंज नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल और केवल अमेंडमेंट्स के लिए सजेशन दे सकती है। जैसे कि वो बोल सकते हैं कि ये जो आप हेल्थ के लिए जो पॉलिसी लेकर आए हो ना, इसकी जगह पर कोई दूसरी पॉलिसी लेकर आ जाओ, ठीक है, राज्यसभा केवल सजेशन दे सकती है। अब उस सजेशन को मानना है कि नहीं मानना, ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसीलिए राज्यसभा केवल सजेशन देने का काम करेगी, ये खुद अमेंडमेंट नहीं कर सकती बिल के अंदर, मनी बिल के अंदर। समझ में आ गया? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, दो डिफरेंस हमने समझ लिए, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पर, तीसरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि राज्यसभा के पास, अगर आप देखोगे राज्यसभा के पास पावर लिमिटेड क्यों है, क्योंकि राज्यसभा केवल और केवल बिल को क्या कर सकती है, अप्रूव कर सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं बताऊँ सिंपल सा कि राज्यसभा कैन जस्ट ओनली अप्रूव द बिल, ठीक है, राज्यसभा मनी बिल को अप्रूव ही कर सकती है, कभी भी वो रिजेक्ट नहीं कर सकती, कभी भी क्या नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती। समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, ये सारी जो हमने अंडरस्टैंडिंग अभी करी, बार बार हम बात कर रहे हैं कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस भी किया जाएगा, लोकसभा अमेंडमेंट भी कर सकती है, ठीक है। वहीं राज्यसभा में ना तो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ना राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, और राज्यसभा केवल अप्रूव कर सकती है, उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। तो ऐसा क्यों आखिरकार, ये डिफरेंस क्यों है? इसीलिए है क्योंकि लोकसभा क्या है, लोकसभा इज द डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, ठीक है। अब पैसा क्या है, पैसा लोगों का पैसा है, तो अगर लोग पैसा दे रहे हैं सरकार को टैक्स के फॉर्म में या अदर इंपॉर्टेंट चीज़ों के फॉर्म में, तो इसीलिए लोकसभा क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, लोकसभा में डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, इसीलिए उन्हीं के पास पावर दी गई है कि जनता का पैसा कहाँ लगेगा ये लोकसभा डिसाइड करे, लोकसभा के पास इसलिए ज़्यादा पावर है। राज्यसभा क्या है, राज्यसभा हमारी इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है, एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन होकर के वो लोग आए हैं, इसीलिए उनके पास कंपैरेटिवली पावर बहुत ही कम दी गई है, ठीक है। केवल अप्रूवल ही वो कर सकते हैं, ना अमेंडमेंट कर सकते, ना राज्यसभा में वो बिल लेकर आया जाएगा जो भी हमारा मनी बिल है। समझ में आ गया? ये रीज़न भी समझ में आ गया कि लोकसभा के पास फाइनेंस के कंट्रोल में, जितना भी फाइनेंशियल कंट्रोल होता है वहाँ पर लोकसभा की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि लोगों का पैसा है, लोगों का पैसा है, तो फिर जो लोगों के डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उन्हीं के द्वारा वो चीज़ कंट्रोल भी होनी चाहिए। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है लोकसभा का, अप्रूव्स प्रपोजल फॉर टैक्सेशन, बजट्स एंड द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही हम लोग बजट भी कहते हैं, ठीक है। तो लोकसभा क्या करेगी, जो भी टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर है, कोई बजट से इंपॉर्टेंट चीज़ जुड़ी हुई है, जो भी हमारा बजट होता है उसको भी लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। और जो भी हमारा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बजट ही हो गया, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट ही होता है, तो ये सारे के सारे जो फाइनेंस रिलेटेड जो भी हमारी चीज़ें होती है, टैक्स, बजट, ये सारी चीज़ें अप्रूव कौन करती है, लोकसभा करती है, ठीक है। अब हम पावर्स ऑफ राज्यसभा की तरफ बढ़ते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। कंसिडर एंड अप्रूव द नॉन मनी बिल एंड सजेस्ट द अमेंडमेंट्स टू द मनी बिल। पहली चीज़ तो यहाँ पर ये समझ लो कि ये हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर लिया कि जब मनी बिल की बात आएगी तो केवल और केवल अमेंडमेंट्स का सजेशन किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा, ठीक है। वो अमेंडमेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे वो कंप्लीटली लोकसभा के ऊपर है, ठीक है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ तो हमने समझ ली थी। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब हम नॉन मनी बिल्स के बारे में बात करते हैं ना, तो नॉन मनी बिल्स कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। नॉन मनी बिल्स अगर आप देखोगे तो चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, अगर उसके इंट्रोडक्शन की बात करी जाए यानी कि पहले वो लेकर कहाँ आया जाएगा, कि पहले लोकसभा में लेकर आया जाएगा या राज्यसभा में लेकर आया जाएगा, तो नॉन मनी बिल कहीं पर भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में भी लेकर आया जा सकता है एंड राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे तो लोकसभा में भी अमेंडमेंट किए जा सकते हैं एंड राज्यसभा के पास में भी पावर है कि वो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है मनी बिल की तरह कि हम केवल सजेशन देंगे, राज्यसभा केवल सजेशन दे सकती है, नहीं, आप खुद अमेंडमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रपोज किया जा सकता है अमेंडमेंट एंड अमेंडमेंट किया भी जा सकता है, समझ रहे हो? तो ये दोनों में डिफरेंस है। जब हम मनी बिल की बात करेंगे तो मनी बिल के कंपैरिजन में नॉन मनी बिल में अगर आप देखोगे ना, तो लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर्स है। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर चीज़ें समझ ली कि नॉन मनी बिल का इंट्रोडक्शन कहीं भी कर लो, ठीक है। उसमें अमेंडमेंट की बात आएगी तो अमेंडमेंट कोई भी कर सकता है, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है। जनरली क्या होता है ना
कि जब जो राज्यसभा अमेंडमेंट करना चाहती है उस पर लोकसभा जब एग्री नहीं कर रही है तो क्या होगा, इस चीज़ को कहा जाता है डेडलॉक। इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इस चीज़ को कहा जाता है डेडलॉक। यानी कि क्या हो गया, अब दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे, अब दोनों एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे, तो फिर सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन है ज्वाइंट सिटिंग का। सोल्यूशन क्या है, एक ज्वाइंट सिटिंग होगी, लोकसभा के मेंबर्स भी आएंगे, राज्यसभा के मेंबर्स भी आएंगे, दोनों मिलकर एक साथ वोट करेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, तो वो होता है ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग क्यों किया जाता है, ताकि डेडलॉक को हम रिजॉल्व कर सके। ठीक है, जो बिल पर बात नहीं बन रही है आगे, उस बिल पर काम हो सके आगे, एंड उस बिल को पास करवाया जा सके ज्वाइंट सिटिंग के द्वारा, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक साथ आएंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट सिटिंग। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमने यहाँ पर राज्यसभा का फर्स्ट पॉइंट पढ़ लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर अब हम लोकसभा के थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव बाय आस्किंग क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, रेजोल्यूशंस एंड मोशंस एंड थ्रू द नो कॉन्फिडेंस मोशन। हमें पता है कि लोकसभा में एग्जीक्यूटिव्स बैठे रहते हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, तो बाकी लोग क्या करते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, बाकी लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के क्वेश्चन उठाते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की ये पर्टिकुलर जो पॉलिसी है, जो आयुष्मान भारत की जो पॉलिसी है वो हमारे यहाँ पर सही तरीके से काम नहीं कर रही, करप्शन हो रहा है उसमें, जो भी इश्यूज़ होते हैं बेसिकली वो सारे इश्यूज़ उठाए जाते हैं, क्वेश्चन उठाए जाते हैं, एंड अल्टीमेटली जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको कंट्रोल किया जाता है, उनकी जवाबदेही तय करी जाती है, उनसे सारे के सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, क्योंकि लोकसभा में जो हमारे एग्जीक्यूटिव है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है ओनली एंड ओनली टू लोकसभा। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है केवल और केवल किसके तरफ, लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति बिकॉज दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि जो लोकसभा होती है, लोकसभा के कुछ मेंबर्स नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आते हैं कि, और ये कहते हैं कि हमें इन एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर, पूरी सरकार के ऊपर हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, तो ये लोकसभा में लेकर आया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर डिबेट होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिबेट होगी। ठीक है, प्रधानमंत्री भी बोलेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बोलेंगे। अगर आपने देखा हो तो एक दो बार पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन उठाया गया है। ठीक है, तो जनरली उसमें क्या होता है, अपोजिशन के मेंबर्स जो भी सरकार से कहना चाहते हैं कहते हैं, फिर उसके रिस्पॉन्स में पीएम रिप्लाई करते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिव मिनिस्टर्स रिप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद उस पर क्या होती है, वोटिंग होती है। तो जनरली क्योंकि मेजॉरिटी गवर्नमेंट होती है ना, तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट के पास तो मेजॉरिटी होगी, इसीलिए क्या हो जाता है, इसीलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरीके से बाद में फाइनली उस पर वोट ही करी जाती है, एंड गवर्नमेंट फिर भी कंटिन्यू करती है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट फिर भी आगे कंटिन्यू करती रहेगी, क्योंकि उसके पास क्या है, मेजॉरिटी है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, जब गवर्नमेंट के पास क्या होती है, मेजॉरिटी होती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन फेल हो जाता है। जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कब होता है, जनरली नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है जब गवर्नमेंट के पास क्या है, मेजॉरिटी नहीं है और कोलिशन गवर्नमेंट है। ठीक है, तो हम देख चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट चली 1 साल, फिर उसके बाद जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया गया, तो फिर क्या हुआ, उस दिन वोट नहीं लेकर आ पाए। ठीक है, उस दिन अटल बिहारी वाजपेयी की जो गवर्नमेंट थी उनको पूरा सपोर्ट नहीं मिल पाया, कुछ कोलिशन जो गठबंधन की पार्टी थी उन्होंने सरकार से क्या कर लिया, सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, तो इसीलिए क्या हुआ, उस दिन सरकार गिर गई थी। ठीक है, ऐसे जो भी हमारी कोलिशन गवर्नमेंट होती है ना, जब उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर के आया जाता है, उस पर वोटिंग होती है, तो जनरली क्या होता है ना, उस टाइम पीरियड में वो गवर्नमेंट कोलिशन, वो जो मेजोरिटी होती है वो पास नहीं कर पाती, एंड इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वो सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। ठीक है, केवल यहाँ पर इतना समझो कि ये एक तरीका है जिसके ज़रिए क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ द पार्लियामेंट वो चेक किया जाता है कि क्या पार्लियामेंट वाकई में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कॉन्फिडेंस फील करती है, मतलब क्या है कि क्या वो सपोर्ट करते हैं एग्जीक्यूटिव को। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे, सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे का मतलब क्या है, सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो वो एक तरीका होता है, और नो कॉन्फिडेंस मोशन को केवल लोकसभा में ही लेकर आया जाता है, राज्यसभा में लेकर नहीं आया जाता। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जा रहा है, अमेंड किया जा रहा है। तो हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा चेंज करने की जरूरत होती है, ताकि सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो सके, मॉडिफाई हो सके, एंड रेलिवेंट रहे हमेशा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। लोकसभा में भी ये चीज़ करी जा सकती है, एंड सेम टू सेम चीज़ राज्यसभा के पास में भी इक्वल पावर्स है, दैट इट अप्रूव्स द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो उसका अप्रूवल राज्यसभा भी करती है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की बात आएगी, उसका इंट्रोडक्शन हम कहीं पर भी कर सकते हैं, लोकसभा में भी कर सकते हैं, राज्यसभा में भी कर सकते हैं, दोनों के पास यहाँ पर क्या आ गई, इक्वल पावर्स है। ठीक है, तीसरी और क्या इंपॉर्टेंट है, अप्रूव द प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी। जब भी प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं, ठीक है,
3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। कमेंट करके बताना अगर आपको पता हो कि कौन सी 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। तो जब भी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन किया जाता है, यानी कि इमरजेंसी को बताया जाता है कि हाँ इमरजेंसी लग गई है, तो उसका अप्रूवल लोकसभा भी करेगी, ठीक है, एज वेल एज राज्यसभा भी करती है। समझ रहे हो? तो दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर्स है यहाँ पर भी। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करें, लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स क्या होते हैं, पार्टिसिपेट इसमें करते हैं। एंड अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें या हाई कोर्ट के जजेस की रिमूवल की बात करें ना, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी रेजोल्यूशन लेकर आना पड़ता है और वो रेजोल्यूशन पास किया जाएगा लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। तो यहाँ पर जब इनके इलेक्शन की हम बात कर ले या फिर इनके रिमूवल की बात कर ले, तो लोकसभा राज्यसभा बोथ हैव इक्वल पावर्स, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यसभा का, पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन एंड द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट। सेम वही बात यहाँ पर भी बताई गई है, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल और इलेक्शन दोनों में ही यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करते हैं। एंड सिमिलरली जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनके रिमूवल में भी राज्यसभा का पार्टिसिपेशन होता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें पता है कि वाइस प्रेसिडेंट क्या है। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट क्या है, राज्यसभा के चेयरमैन है। तो जब इनके रिमूवल की बात आएगी ना, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात, तो उसका इनिशिएशन यानी कि वो शुरू कहाँ से होगा, रिमूवल का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा, वो केवल राज्यसभा में ही हो सकता है, वो लोकसभा में नहीं हो सकता। बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द पार्ट ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ राज्यसभा, इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। इसीलिए उनका रिमूवल कौन करेगा, रिमूवल भी राज्यसभा ही शुरू करेगी। जब राज्यसभा में स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा रेजोल्यूशन पास किया जाएगा, फिर वो रेजोल्यूशन जाता है लोकसभा में, एंड लोकसभा में केवल सिंपल मेजोरिटी से ही वो जो है पास किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो ये डिफरेंस है इसमें। जब हम वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करते हैं तो इनिशिएशन कहाँ से होगा, इनिशिएशन जो होगा प्रोसीजर का, वो केवल राज्यसभा में हो सकता है, ठीक है। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, एस्टैब्लिशेस द कमिटीज एंड द कमीशंस एंड कंसिडर्स देयर रिपोर्ट। बहुत सारी कमिटीज एस्टैब्लिश करी जाती है, ठीक है। तो लोकसभा भी राज्यसभा भी दोनों के पास इक्वल पावर्स है कि वो कमिटीज़ को एस्टैब्लिश कर सकती है, बहुत सारी कमीशंस को एस्टैब्लिश कर सकती है। जब वो कमिटीज़ कमीशंस अपनी रिपोर्ट्स देगी तो फिर उनको कंसिडर भी कर सकती है, ठीक है। एंड लास्ट पावर ऑफ राज्यसभा इज दैट इट कैन गिव द यूनियन पार्लियामेंट द पावर टू मेक द लॉज ऑन द मैटर्स इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। राज्यसभा के पास क्या है, राज्यसभा के पास ये एक स्पेशल पावर है, ठीक है। ये एक स्पेशल पावर है कि अगर हमें पता है कि स्टेट लिस्ट पर सब्जेक्ट कौन, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट ही बना सकती है। बट एक कंडीशन है, एक कंडीशन है, जब पार्लियामेंट भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, और वो कब है, जब राज्यसभा में रेजोल्यूशन लेकर आया जाए। क्यों, ऐसा क्यों है भाई? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो राज्यसभा क्या है, राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो राज्यसभा जब स्टेट को रिप्रेजेंट करती है तो क्या होगा, जब स्टेट लिस्ट पर कोई सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अगर कानून बनाने की ज़रूरत लगेगी कि हाँ ये नेशनल इंटरेस्ट में है, ठीक है, और केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाना चाहिए, तो वो चीज़ राज्यसभा में लेकर आई जाएगी, राज्यसभा में रेजोल्यूशन पास होगा मेजॉरिटी के द्वारा, एंड फिर फाइनली जा करके जो है पार्लियामेंट के पास ये पावर आती है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी क्या बना सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट कानून नहीं बना सकती, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में नहीं बना सकती, केवल और केवल तभी बना सकती है जब राज्यसभा में ये चीज़ रेजोल्यूशन के फॉर्म में आई जाए, रेजोल्यूशन पास हो, तब जा करके ही जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट पर क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। समझ में आ गया? तो ये स्पेशल पावर है जो केवल राज्यसभा ही अलाउ करेगी, लोकसभा के पास ये कोई पावर नहीं है कि वो ऐसा अलाउ कर दे कि स्टेट लिस्ट पर जो है पार्लियामेंट कानून बना सके, ठीक है। समझ में आया? तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा। ओवरऑल कंक्लूजन अगर हम करें, जब हम फाइनेंशियल पावर की बात करते हैं ना, मनी बिल की बात करते हैं, तो यहाँ पर लोकसभा क्या है, लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा। और जब भी ऐसे कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर स्टेट्स के प्रोटेक्शन की बात करी जाती है, स्टेट्स के इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन की बात करी जाती है, बिकॉज वी नो दैट राज्यसभा इज द हाउस विच इज़ रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, दैट इज़ वाई वो सारी चीज़ें कहाँ पर हो सकती है, जैसे स्टेट लिस्ट पर कोई भी सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर अगर यूनियन पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, तो ये जो सारे मैटर है, जो स्टेट से जुड़े हुए मैटर है, वहाँ पर कंपैरेटिव टू लोकसभा राज्यसभा के पास क्या है, ज़्यादा पावर है, ठीक है। समझ में आ गया? एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर, एक और स्पेशल पावर है राज्यसभा की। राज्यसभा के पास क्या है, राज्यसभा के पास एक स्पेशल पावर ये है कि अगर हमें कोई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, ऑल इंडिया सर्विस
आर्टिकल 312 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑल इंडिया सर्विस, जैसे IAS है, ठीक है, IAS, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये एक ऑल इंडिया सर्विस है। इंडियन पुलिस सर्विस एक ऑल इंडिया सर्विस है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑल इंडिया सर्विस। एट प्रेजेंट इंडिया में 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है। अगर इन्हीं के जैसी कोई और एक और ऑल इंडिया सर्विस बनाने की ज़रूरत लग रही है, तो वो चीज़ भी कहाँ आएगी, उसका इंट्रोडक्शन भी कहाँ होगा, उसका इंट्रोडक्शन भी राज्यसभा के पास होगा। राज्यसभा में ही हो सकता है, लोकसभा में नहीं हो सकता है। सो इफ़ वी हैव टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, तो वो चीज़ कहाँ पॉसिबल हो सकती है, वो चीज़ राज्यसभा में जब रेजोल्यूशन लेकर आया जाएगा, राज्यसभा उस रेजोल्यूशन को पास करेगी, देन ओनली इट वुड बी पॉसिबल। ठीक है, समझ में आ गया। आई होप एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि राज्यसभा लोकसभा के बीच में डिफरेंस कहाँ है, कौन से एरियाज में कौन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। एंड कुछ स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा के बारे में भी हमने अंडरस्टैंड करा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, विच इज़ द स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा।